हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है तुल्यांकीय भार, जिसको हम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो इक्विवेलेंट मास है वो होता क्या है। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है पदार्थ का अणुभार, जिसको हम मोलिकुलर वेट कहते हैं या मोलिकुलर मास कहते हैं, अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स होता है आपका वैलेंसी फैक्टर। एक्स होता है आपका वैलेंसी फैक्टर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के लिए। तो आप सभी को पता है कि अम्ल होता है क्या है, जो H+ त्यागता है। अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन देता है, जो H+ त्यागता है। तो एसिड के केस में X इक्वलिटी होता है बेसिसिटी, जिसको हम बोलते हैं क्षारकता। क्षारकता का मतलब है कि जो एसिड है वो जो है सॉल्यूशन में जाके कितने H+ दिया। चलिए सबसे पहले एग्जांपल से हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन में जाके कितने H+ देगा, एक H+ देगा, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए इसका जो है हम इक्विवेलेंट मास ज्ञात करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए x की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन में जाके कितने H+ देगा, 1 H+ देगा। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए अणुभार जो है HCl का, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 बटे x कितना है, 1। तो ऊपर कितना हो गया 36.5 बटे 1 बराबर यहाँ पर भार। इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 36.5 ग्राम। उसी प्रकार से चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का ले लेते हैं H2SO4। तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो है हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन में जाके जो है कितने H+ देगा, तो मैक्सिमम जो है 2 H+ देगा। ठीक है, 2 H+ देगा, अर्थात x की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, 2 हो गई। तो चलिए यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास जो है याद करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोलिकुलर वेट। H2SO4 को आप H2SO4 का मोलिकुलर वेट आप सभी को पता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 गुणित 2 धन सल्फर का होता है 32 धन ऑक्सीजन का 16 तो 4, तो कुल हो जाते हैं आपके 98। तो यहाँ पर अणुभार सल्फ्यूरिक एसिड का 98 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 49 ग्राम। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो है यहाँ पर भार कितना हो गया, तुल्यांकीय भार कितना हो गया, 49 ग्राम। उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एसिटिक अम्ल का। तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल के केस में भी जो है हाइड्रोजन कितना है, अर्थात ये सॉल्यूशन में जाके कितने H+ देगा, 1 H+ देगा, अर्थात x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो चलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है, यहाँ पर देखिए कार्बन का 12 धन 3 हाइड्रोजन है, तो 3 12 धन 16 धन 16 धन 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60 बटे x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का तुल्यांकीय भार कितना निकल जाएगा, 60 ग्राम। तो चलिए आगे हम देखते हैं H3PO4 फास्फोरिक अम्ल का जो है यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं तुल्यांकीय भार। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर विस्थापित होने वाले H+ आयन की संख्या है, सॉल्यूशन में कितने H+ देंगे, 3 देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से H3PO3 और उसी प्रकार से H3PO2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये सभी जो है सॉल्यूशन में जाके जो है
3H+ देंगे, लेकिन ऐसा जो है नहीं होता। यहाँ पर हमको जो है इनका जो है स्ट्रक्चर जो है समझना पड़ेगा, या इनका जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास H3PO4। तो चलिए इसका जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, फास्फोरस सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अब देखिए कितने ऑक्सीजन हो गए, 3, तो 1 2 3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन। अब जो है ये तीनों हाइड्रोजन जो है ये सॉल्यूशन में जाके त्यागेगा। तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो चलिए इसका जो है इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन X। तो चलिए H3PO4 हाइड्रोजन 3 प्लस फास्फोरस होता है 31 धन ऑक्सीजन 16 64। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 98। फास्फोरिक अम्ल का मोलिकुलर वेट 98 बटे 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 छिक्का 18। तो यहाँ पर हो गया 32.6 ग्राम। यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 32.6 ग्राम। उसी प्रकार से हम देखते हैं H3PO3 फास्फोरस अम्ल का। तो यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। P डबल बॉन्ड O, सभी में जो है एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड रहेगा यहाँ पर। अब देखिए कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बच गए और एक हाइड्रोजन बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए और कितने हाइड्रोजन बचे, 2। इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली इससे जो है जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं वो ही जो है सॉल्यूशन में जो है H+ त्यागेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से जुड़े होने वाले जो हाइड्रोजन हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो X की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर चलिए इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन X। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, इसका है 3 धन 31 धन 16 तिया 48। तो कितना हो गया, 48 31 और 3, इसका हो गया 82। तो 82/2 बराबर 41 ग्राम। ये हो जाएगा इसका तुल्यांकीय भार। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारे पास H3PO2। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। फास्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और कितना ऑक्सीजन बचा, 1। इस ऑक्सीजन के साथ जो है एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब बताइए और कितने हाइड्रोजन हमारे पास हैं, 2। ये बना दिए, क्योंकि फास्फोरस का जो है संयोजकता होता है वो 5। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर बॉन्ड बन गए, संयोजकता कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है, 1। अर्थात सॉल्यूशन में एक H+ जाएगा, अर्थात X की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका इक्विवेलेंट वेट हम ज्ञात करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन X। तो मोलिकुलर वेट कितना है, 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो कितना हो गया, 32 धन 31 धन 3 6 66। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट 66/1 अर्थात 66 ग्राम। यहाँ पर H3PO2 का जो है यहाँ पर मोलिकुलर इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 66 ग्राम। आप ये मत सोच के देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पर जो X की वैल्यू है, या ये जो है सॉल्यूशन में जो है 3H+ आयन देंगे, वही जो है H+ आयन देंगे जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। देखिए ऑक्सीजन से जुड़े होने वाले यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तो यहाँ पर 3H+ दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े होने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा होने वाला हाइड्रोजन कितना है, 1। तो यहाँ पे X की वैल्यू 2, यहाँ पे X की वैल्यू 1। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को जो है ये जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर H+ जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हुआ एसिड की बात। चलिए अब हम देखते हैं कि क्षार का जो तुल्यांकी भार है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए
अगला हम देखते हैं क्षार का तुल्यांकीय भार। तो क्षार के लिए जो है x इक्वल टू होता है एसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं अम्लता, या क्षार का एसिसिटी बोलें तो एसिडिटी बोलें तो यहाँ पर कि ये जो है विलयन में जाके कितने OH माइनस आयन देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो है हमको यहाँ पर तुल्यांकीय भार या इक्विवेलेंट वेट जो है हमको ज्ञात करना है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH माइनस आयन है, एक OH माइनस आयन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मॉलिक्यूलर रेट आप सभी को पता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, मतलब 40। तो इसका इक्विवेलेंट वेट चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 40, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार हो जाएगा 40। उसी प्रकार से चलिए हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ पर देखिए कितने OH हैं, यहाँ पर देखिए OH कितने हैं, 2 हैं, अर्थात ये सॉल्यूशन में कितने OH माइनस आयन देगा, 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम का होता है 25, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 2 हाइड्रोजन है तो 2। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 9, ये हो जाएगा 59/2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 निया 18 बचा 1, तो ये हो जाएगा आपका 29.5 ग्राम। उसी प्रकार से चलिए हम देखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का, देख लेते हैं। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देखिए दिख रहे हैं कि कितने OH माइनस आयन हैं, 3। तो ये सॉल्यूशन में कितने जो है OH माइनस आयन देगा, 3। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो चलिए यहाँ पर तुल्यांकीय भार बराबर अणुभार बटे x। तो अणुभार इसका याद कर लेते हैं, इसका होता है 56 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48 धन 3 हाइड्रोजन है तो 3। तो कितना हो जाएगा, 56 48 3, इसका हो जाएगा 107। तो 107 बटे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंचे 15 बचा 2, 3 छिक्का 18, तो ये हो जाएगा आपका 35.6 ग्राम। फेरिक हाइड्रोक्साइड इसका जो है तुल्यांकीय भार हमको मिल जाएगा 35.6 ग्राम। तो अम्ल के केस में x होता है विस्थापित होने वाले H+ आयन की संख्या या वो सॉल्यूशन में कितने H+ देता है। क्षार के लिए होता है x की वैल्यू कि कितने वो जो है सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं लवण का तुल्यांकीय भार। अब तक हमने देख लिया अम्ल का तुल्यांकीय भार, क्षार का तुल्यांकीय भार, अब देख लेते हैं लवण का तुल्यांकीय भार। तो लवण का तुल्यांकीय भार में x होता है कुल धन आवेश या कुल ऋण आवेश की संख्या, कुल धन आवेश या कुल ऋण आवेश की संख्या। क्योंकि आपको पता है कि एक लवण है तो जितने ही धन आयन होते हैं उतने ही ऋण आयन होते हैं, क्योंकि लवण जो है विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हमको पूछ दिया सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकीय भार ज्ञात कीजिए। तो तुल्यांकीय भार बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए यदि सोडियम कार्बोनेट है तो ये वियोजित होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस। तो यहाँ पर देखिए कितने धन आयन हैं, यहाँ पर सोडियम में 1 धन आयन, लेकिन सामने में 2 है तो कितने धन आयन हो गए, 2, या कितने ऋण आयन हो गए, 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। और चलिए मॉलिक्यूलर वेट इसका, सोडियम का होता है 23 गुणित 2 धन कार्बन का 12 धन ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, 46 धन 12 धन 16 तिया 48। तो चलिए यहाँ पर
साइड, यहाँ पर हो जाएगा आपका 106, मोलिकुलर वेट 106 अपॉन x, तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार हो जाएगा 53 ग्राम। उसी प्रकार से चलिए हम देख लेते हैं, जैसे है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, तो इसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए ये जब डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप सभी को पता है कैल्शियम 2+ होता है, तो यहाँ पर कितना कैल्शियम है 3 प्लस, फास्फेट में 3- आयन होता है और यहाँ पर PO4 कितना है 2, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 धन आयन है या 2 तिया 6, 6 ऋण आयन है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 6। अब इसका जो है मोलिकुलर वेट ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम का होता है 40, 40 गुणित 3 धन, फास्फोरस कितने हैं 2, तो 31 गुणित 2 धन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 × 2 टोटल 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणित 8। तो यहाँ पर चलिए हमको मिल जाएगा इसका, यहाँ पर मोलिकुलर वेट हमको मिल जाएगा 310, तो 310 बटे यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 51.66 ग्राम। यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट का जो है तुल्यांकी भार हमको मिल जाएगा 51.66 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर अम्ल के केस में, एसिड के केस में x इक्वल टू क्या है, जितने वो H+ आयन देता है, क्षार के केस में x बराबर क्या है, कितने वो जो है OH- आयन देता है, और लवण के केस में हमने देखा कि उसमें जो है कितने धन आवेश हैं या उसमें जो है कितने ऋण आवेश हैं। इस प्रकार से है जो है हम अम्ल का, क्षार का या लवण का जो है तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यदि आपको मोल की संख्या निकालने को कहा जाए, ठीक है, तो मोल की संख्या का बड़ा ही आसान से सूत्र है, बड़ी ही आसानी से जो है आप निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है पदार्थ का भार मास बटे उसका अणु भार, मोलिकुलर मास। तो ये जो है हम आसानी से ज्ञात जो है कर लेते हैं, पदार्थ का भार या पदार्थ बटे पदार्थ का अणु भार। तो ये जो मोलिकुलर वेट है या जो मोलिकुलर मास है वो जो है हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, किसी के मोल की संख्या तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, मोल की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। यदि आपको पूछ दिया जाए कि ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर, ये भी जो है इजी है, यहाँ पर देखिए मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है, तो यहाँ पर मास बटे यहाँ पर हो जाता है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर बस इतना ही अंतर है, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही आसान है। यहाँ पर देखिए यदि आपने मोल का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मोल की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार होता है, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांकी भार। मोल में जो है मोलिकुलर वेट होता है और जबकि ग्राम तुल्यांक में क्या होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हमको दिया गया कि 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने ग्राम तुल्यांक होंगे, कितने ग्राम तुल्यांक होंगे, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने ग्राम तुल्यांक होंगे। तो ग्राम तुल्यांक का सूत्र क्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू पदार्थ का भार मास अपॉन तुल्यांकी भार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ का भार हमको दिया गया है, ठीक है, पदार्थ का भार कितना है 0.4 ग्राम बटे यहाँ पर हमको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है
मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या यहाँ पे, क्षार, तो कितने OH हैं यहाँ पर, एक OH, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना, 1। अब बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट कितना हो जाता है इसका, 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट 40 बटे x की वैल्यू 1, अर्थात तुल्यांकी भार कितना मिल गया हमको, 40 ग्राम। तो 0.4 बटे कितना हो जाएगा, 40। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हटा दिया हमने, तो यहाँ पर 4 बटे कितना हो जाएगा, 400। तो ये कितना हो जाएगा, 1/100, या इसको हम लिख सकते हैं 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम तुल्यांक होंगे, 0.01 ग्राम तुल्यांक। तो चलिए ग्राम तुल्यांक से जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम तुल्यांक होंगे, कितने ग्राम तुल्यांक होंगे। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन है 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम तुल्यांक होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांकी भार। ठीक, तो चलिए यहाँ पर पदार्थ का भार हमारे पास दिया गया है 0.98 ग्राम। यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड का जो है तुल्यांकी भार देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो मोलिकुलर वेट आप सभी को पता है कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, 98। x यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन सॉल्यूशन में देगा, 2, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 49 ग्राम। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। पदार्थ का भार कितना दिया गया है, 0.98 बटे उसका तुल्यांकी भार 49। तो यहाँ पर जो है दशमलव हटाए, यहाँ पर 2 शून्य लग गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49, ये हो जाएगा आपका एकम और ये हो जाएगा दूनी। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 2/100, या इसको हम लिख सकते हैं 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक। तो इस प्रकार से जो है आसानी से हम जो है ग्राम तुल्यांक की संख्या जो है निकाल सकते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन ग्राम तुल्यांक से संबंधित, 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में कितने ग्राम तुल्यांक होंगे। जल्दी से वीडियो जो है पॉज कीजिए और इसको जो है बना के देखिए। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में कितने ग्राम तुल्यांक होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर पदार्थ का भार हमको दिया गया है 53 ग्राम। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए x क्या होगा, यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं 2Na प्लस CO3 2-। कितने धन आयन है 2 या कितने ऋण आयन है 2, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर कितना निकल गया 2। अब इसका जो है अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 23 × 2 धन कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो जाएगा 46 धन 12 धन 48। तो यहाँ पर हो गया है इसका 106/2। तो 2 × 5 = 10, 2 × 6। तो यहाँ पर हमको इसका तुल्यांकी भार कितना मिल गया 53 ग्राम। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं, मास कितना है 53 बटे तुल्यांकी भार कितना है 53। तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक। कितना हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक।
तो इस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से हम मोलों की संख्या निकालते हैं उसी प्रकार से हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं ग्राम तुल्यांक की संख्या। चलिए अब हम अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। नॉर्मलता होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है, नॉर्मलता होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। किसमें? 1 लीटर विलियन में। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। जिस प्रकार से मोलरता होता है, मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होता है। तो यहाँ पर मोलों की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। तो चलिए यहीं से जो है हम नॉर्मलता का सूत्र बना सकते हैं। नॉर्मलता बराबर, यहाँ पर देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 लीटर विलियन, अर्थात यहाँ पर क्या है? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर हमको यहाँ पर मिल गया विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलियन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। और एक चीज, ये जो नॉर्मलता है इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। नॉर्मलता को हम जो है कैपिटल एन से शो करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका जो है यूनिट देख लेते हैं। नॉर्मलता की जो है इकाई क्या होती है? अब ऊपर में देखिए क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, अर्थात ऊपर में ग्राम तुल्यांक, नीचे में क्या है? विलियन का आयतन, वो भी किस में है? लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पर नॉर्मलता की इकाई हो जाएगा ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो चलिए यहाँ पर जो है नॉर्मलता से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो चलिए नॉर्मलता से संबंधित हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया। तो यहाँ पर विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया, तो यहाँ पर हमको जो है नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला। नॉर्मलता बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलियन का आयतन इन लीटर। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांकी भार बटे आयतन, किसमें? लीटर में। तो चलिए यहाँ पर हमको मास दिया गया है 2 ग्राम। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? तुल्यांकी भार जो है हमको ज्ञात करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार, मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो यहाँ पर देख लिए कितने OH है? 1 OH। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमको कितना मिल गया? 1। अब इसका अणुभार देख लेते हैं। तो अणुभार इसका सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर हमको मिल गया 40। तो 40/1 बराबर तुल्यांकी भार हमको मिल गया 40 ग्राम। चलिए सूत्र में मान रख देते हैं। तो पदार्थ का भार कितना है? 2 बटे उसका अणुभार, उसका तुल्यांकी भार 40 बटे आयतन 500 ml, तो लीटर में करेंगे तो 500 बटे 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 बटे 40 गुणित 1000 बटे 500। तो ये हो गया एकम, ये दूनी, यहाँ पर 2 एकम, 2 शून्यम, 2 एकम ये। तो यहाँ पर हमको फाइनल मिल गया 1/10, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 N या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर निकाल लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलता। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5.3 ग्राम ठोस सोडियम कार्बोनेट को 500 ml जल में घोला गया।
तो यहाँ पर हमको बिलियन की क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता जो है ज्ञात करना है। तो नॉर्मलता बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांकी भार बटे आयतन, किसमें, लीटर में। तो चलिए यहाँ पर हम जो है पदार्थ का भार देख लेते हैं। पदार्थ का भार दिया गया है हमको 5.3 ग्राम। अब इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या है, यहाँ पर लवण है, तो यहाँ पर 2Na+ CO3 2-। तो कितने धन आयन हैं, 2, या कितने ऋण आयन हैं, 2। तो कुल धन आयन कितने हो गए, 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर इसका जो है हम ज्ञात करते हैं अणुभार। तो सोडियम का होता है 23 × 2 धन 12 धन 16 × 3, यहाँ पर 23 दूनी 46 धन 12 धन 48। तो हमको यहाँ पर मिल गया अणुभार 106 बटे x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 ग्राम। तो चलिए सूत्र में मान रख देते हैं। तो पदार्थ का भार कितना दिया गया है, 5.3 ग्राम, तुल्यांकी भार कितना है 53, बटे आयतन कितना है 500 ml, लीटर में है तो बटे क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर क्या इसको हम लिख सकते हैं 5.3 बटे 53 गुणित 1000 बटे 500। तो यहाँ पर दशमलव को हटाए, यहाँ पर 0 लगा दिए, एकम दूनी, तो यहाँ पर हो गया 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 छक्के ये, तो हमको 53 बटे 265। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.2 N या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पर हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मलता। इस प्रकार आसानी से इस फार्मूले का उपयोग करके जो है हम नॉर्मलता जो है निकाल सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो की सहायता से आप आसानी से जो है ग्राम तुल्यांक की संख्या और नॉर्मलता जो है ज्ञात कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।